पूरी दुनिया में भारतवंशी डंका बजा रहे हैं, आपने सुना है। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर हमें मालूम है, जिस तरफ चलेंगे रास्ता हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं हमारे साथ में, ये एनआरआईज हैं और प्रवासी गुजराती पर्व में आए हैं। इन लोगों ने रास्ता बनाया है विदेश का। विदेश में भारत को कैसे देखते हैं, जरा इनसे पूछते हैं क्या चलता है इनके मन में, और भारत की जब खबरें पढ़ते हैं तो क्या इनके सामने आता है। आपका नाम? मेरा नाम योगेश पुंजा है। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ फिजी आइलैंड्स में, रमनीक द्वीप उसका नाम है जी। यहाँ आप आए हैं, भारत की जब खबरें यहाँ से वहाँ जाती हैं, किस तरह की खबरें ज़्यादा जाती हैं, क्या खबरें आपके पास आती हैं, और भारत की याद जो है जब आती तब आप क्या करते हैं? अभी तो इंटरनेट का टाइम आ गया है, तो जो कुछ भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं उधर हम देखते हैं। लेकिन नंबर वन है बॉलीवुड। बॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस जो है, इट्स इन द यंगर जनरेशन मोर सो देन द ओल्डर जनरेशन। लेकिन जो न्यूज़ जो है, यहाँ पर आप ज़्यादा पॉलिटिक्स देखते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर इंटरनेशनल इश्यूज, आपका जो इंटरनेशनल अभी आपका इंडिया यूएन वोट में जो इश्यूज चल रहा है, हम ज़्यादातर वो सब देखते हैं। पॉलिटिक्स में हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज लगाव नहीं है, इसीलिए वही उसका इंटरेस्ट कम रहता है। एक सबसे ज़्यादा खबर मुझे लगता है कि वहाँ पे एक तो जाती होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, यह खबर तो जाती होगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी तो फिजी आ चुके हैं और वो फिजी के बारे में जानते हैं। आपको हैरानी होगी कि जानकर कि इंडिया के बाद में फिजी एक ही ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोई और देश में आपको मिलेगा नहीं जहाँ हिंदी की टांग टूट रही है तब लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में है, हमारा न्यूज़ हिंदी में आता है, न्यूज़ स्टेशंस हमारे हिंदी में है। तो हिंदी हमारा सेकंड लैंग्वेज हो गया, यू नो, सेकंड लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर हम इंग्लिश बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश, और अगर हम आदिवासी हैं हम इंग्लिश और ई तोके जो आदिवासी का लैंग्वेज जो बोलते हैं इसको। तो हिंदी अभी आदिवासी भी बोलने शुरू हो गया है। हमारे पास फिजी में 2-3 ऐसे आदिवासी हैं जो रामायण गा रहे हैं, यू नो, कव्वाली गा रहे हैं, आदिवासी हिंदी गाना गा रहे हैं। तो क्या है कि इन्फ्लुएंस जो हमारा है, हमारी पॉपुलेशन है 9 लाख, और उसमें से ऑलमोस्ट 38%, 40% रख लो हमारे इंडियंस हैं। तो हमारा इन्फ्लुएंस बहुत है। लेकिन आपको देख रहा हूँ, आपकी वेशभूषा मैंने देखी, गले में कंठी माला और पीछे चोटी भी नजर आ रही है मुझे। ये वहां पर रह के भी ऐसा, यहाँ तो बात मेरी तक नहीं है यहाँ तो। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये हमारी फैमिली परंपरा है, तो इसीलिए हम इसको अभी तक फॉलो करते हैं। हमारे घर पर हम हाँ, नहीं तो क्या है कि यही हमारा लगाव है, यही लगाव है हमारा इंडिया की तरफ, और यही लगाव है हमारा रिलीजियस की तरफ, रिलीजन। बताइए कि इसका क्या फायदा होता है? देखिए, ये एक भाव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ही ज़िंदगी हमारी है, और ये ज़िंदगी हम खाने पीने में लगा देंगे तो हम जानवर की तरह रहेंगे। अब कुछ हमारे पास भगवान ने दिया है कि हम उसका नाम, उसका सोच कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एक मिशन हो गया है कि ये एक लाइफ में हम कैसे हमारा ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इसको हम पार कर सकें, हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। तो क्या है कि इसमें साधन भजन होता है, ये 2 चीज़ है जो हमको प्रैक्टिस। अभी हम इधर आए हुए हैं, सिर्फ वृंदावन के लिए आए हुए हैं। 1 महीना के लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। कृष्ण आपको खींच के ले आए हैं और छोड़ने नहीं वाले। कृष्ण जिनको पकड़ लेते हैं छोड़ते कभी नहीं है। और बात करते हैं हम आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश लोडिया। आप कहाँ, किस देश के हैं? मेरा तो आप इंडियन ही हैं। जी हाँ, सरप्राइजिंगली जैसे योगेश भाई ने बताया, मेरा भी जन्म फिजी में हुआ, बट आई लिव इन न्यूजीलैंड, ऑकलैंड। आई एम द ऑनररी कॉन्सल फॉर फिजी गवर्नमेंट इन ऑकलैंड, बट पक्का गुजराती हूँ। अच्छा, पक्का गुजराती का डेफिनेशन क्या है? गुजराती बाय हार्ट। यू कैन टेक अस आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन टेक द गुजराती आउट ऑफ अस, जो अंदर बसे हुए हैं, यू नो। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिफोर वी फॉरगेट,
A very big thank you to Ayana and TV9 who have invited us, जो हमको यहाँ तक लेकर आए हैं. हम फिजियन में कहेंगे because I was born in Fiji. A big Vinaka Vakalevu, जिसका मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद. तो लेकिन जो टीम हमको यहाँ लेकर आई है, सब उनको कोई भी अभी तक हमने देखा कि किसी ने उन लोगों को क्रेडिट नहीं दिया. So I must give credit to these guys who have been working behind the scenes. हर्षिल हुए, मेरे अच्छे दोस्त हो गए अभी तो, जैनिक हुआ, योगेश हुआ, ये सब लोग जो इतना मेहनत करके दिनों रात ये पूरा सेटअप उन्होंने 45 दिनों में किया है, विच इज़ अमेजिंग. जो हम देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. भारत को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है जो ग्रोथ स्टोरी है वो ट्रेजेक्टरी कुछ ज़्यादा एकदम स्टीप चल रही है अब? Well, in India, we look upon India for inspiration. मैं तो सबको यही कहता हूँ कि if you want to get inspired, come to India, especially come to Gujarat. क्योंकि गुजरातियों के पास जो है वो सभी के पास नहीं है. They have got the spirituality, economy. ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा और वो है गुजरात. सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा. वक्कलकाकू, क्या बोला था आपने? विनक वक्कलेवू. आपको भी मैं अभी दोबारा आऊंगा आपके पास में. आपका नाम? नीलेश मकवाना. नीलेश जी, क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, लेकिन हूँ गुजरात का बेटा, और ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर. इंडिया में तो डिजिटलाइजेशन बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं. फेसबुक पे बैठे रहते हैं नाम लिख के, प्रिया, रश्मि, अंदर से वो रमेश होते हैं. जी, ये डिजिटल इंडिया जो है उसको मैं कहता हूँ व्हाट्सएप इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ होता है वो व्हाट्सएप पे होता है. हाँ, तो डिजिटल इंडिया अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि जब तक व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकलेंगे, वो एक आदत पड़ गई ना लोगों को, सारा काम व्हाट्सएप पे चलता है यहाँ पर, और व्हाट्सएप के बगैर कुछ भी नहीं होता है. तो जितने भी फॉरेन के कंपनीज आती है, NRIs आते हैं यहाँ पर, वो उनको थोड़ी मुश्किल होती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहाँ पर ईमेल्स ज़्यादा चलते हैं. प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कैसे करते हो, या फिर आपका एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स होता है कि भाई जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में शेयर करते हो. जब इंडिया पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सारा कुछ जो है वो डाटा सिक्योरिटी बाहर है और व्हाट्सएप शेयरिंग चालू है. यहाँ पर तो एक और यूनिवर्सिटी चल गई, एक और यूनिवर्सिटी जामताड़ा से बैठ के लोग कहीं और के लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं, यहाँ के भी लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं. 2 मिनट में OTP आया और गया सब सारा पैसा. तो सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ बड़ा कंसर्न चल रहा है. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस है, वो डेवलपमेंट आप जगह जगह देख रहे होंगे. आपको वहाँ भारत के बारे में क्या सोच है वहाँ के लोगों की, और ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहा है यहाँ पर, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सोचता है कि भाई इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, या नेक्स्ट बिग थिंग तो नहीं है, लेकिन वो बिग थिंग है अभी भी, बराबर है. और उनकी जो रिलेशन चाइना से अभी मतलब थोड़ी डिली हुई है, तो उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशन में ज़्यादा है. और इंडिया को कुछ कर देना चाहिए कि चाइना को? नहीं भाई, वो वैसे इंडिया, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कुछ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे नेबर है और एक दूसरे का शांति चाहते हैं. और डिफेंस में काफ़ी जो कोड बना हुआ है, उनका अलायंस बना हुआ है, वो इसी के लिए है कि भाई शांति बनी रहे. तो मेरे ख्याल से जितने भी देश है, सारे देश वही चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे. कोई ये नहीं चाहता कि भाई वो कुछ करे या, लेकिन इकोनॉमिक पावर जो है वो इंडिया का बढ़ रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता है. और ऑस्ट्रेलिया जानता है कि भाई इंडिया जो है वो एक उनसे दोस्ती करने में उनका इकोनॉमिक फायदा है. यहाँ पे इंटरनल आपने शांति की बात करी ना, यहाँ पे बाहर तो शांति की बात हम कर रहे हैं, या इंटरनल लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने के कुछ बीच बीच में चलता रहता है यहाँ पे ऐसा. तो जब आप सुनते हैं तो कैसा आप फील करते हैं अंदर से? देखो, हर कंट्री में कुछ ना कुछ लोगों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में जो छोटे शहर होते, गांव होते, वहाँ पर बात बात पे जो है वो छुरी चक्कू निकाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए. तो उससे थोड़ी क्या कि सेफ्टी के कंसर्न रहते. तो जब NRIs यहाँ पर आते तो ये सोचते कि भाई मैं घूमने तो जाऊँगा, लेकिन फिर कैसे छोटे शहर में जाए, या फिर कहीं किडनैपिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. तो उस तरह के जो न्यूज़ होते हैं वो NRI में काफ़ी टेंशन लाते हैं. हाँ,
लेकिन अगर देखने जाए कि मुंबई सिटी है काफ़ी सेफ है, हाँ, और आज दिल्ली भी सेफ हो गया है, लेकिन फिर वो जो रेप केसेस चलते रहते हैं वो उसके न्यूज़ काफ़ी आते हैं वहाँ पर। तो उस तरह से क्या है कि कह सकते हैं कि हमारी इंडिया की इमेज अच्छी है, इकोनॉमिक सेंस, पॉलिटिकल सेंस, लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चलते रहते हैं, जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, और रेट जो है ये सुसाइड रेट चल रहे हैं या फिर रेप केसेस चल रहे हैं, वो भी एनआरआई जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो टाइप की मीडिया आते हैं। एक तो आपका मीडिया जो इंटरनल मीडिया है, जो हमेशा अच्छी खबरें सुना चाहता है क्योंकि पॉलिटिकल विश है उसमें कि भाई सक्सेस दिखाओ, और एक फॉरेन मीडिया है जो कि वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है, जो सच दिखाता है कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में। तो हमारे पास वो दोनों न्यूज़ आते हैं, फॉरेन न्यूज़ एज वेल एज द इंडियन न्यूज़। पर जरूरी नहीं कि फॉरेन वाले सच ही दिखा रहे हो आपको, क्योंकि वो एजेंडा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हर फॉरेन न्यूज़ जो होते हैं वो उनका खुद का एजेंडा रहता है कि वो कैसे इंडिया को दिखाए, क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन कुछ जर्नलिज्म वो भी होता है कि जहाँ पर वो फैक्चुअल दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो वर्ल्ड इंडेक्स जो है, हंगर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें इंडिया का नंबर आया है 121 आउट ऑफ 138 या समथिंग, 100 से ऊपर है। अभी कल हमारे मिनिस्टर ने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर तो लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन को ऊपर वाले का वरदान मांग के लगे रह रहे हैं, मतलब कुछ करें ना करें पॉपुलेशन बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं। इसका क्या उपाय निकाला जाए? बिल्कुल, वेल उसका तो भगवान जाने क्या उपाय निकलेगा है कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, लेकिन भुखमरी तो फिर जितने ज्यादा पब्लिक होगी उतनी ज्यादा भुखमरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखो है यहाँ पर, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा काफ़ी नाम है, फूड है भी, स्टोरेज भी है, काफ़ी है, लोगों को इतना खाना पहुँचाना वो भी कोई इजी बात नहीं, मुश्किल है। लेकिन कहना मतलब ये कि चलो सच बताओ, ये नहीं बोलो कि भाई हम तो भाई 80,000 पॉपुलेशन को इस महीने खिलाया खाना, कोई हंगरी नहीं जाता है। ये सारी जो न्यूज़ आती है पॉलिटिकल न्यूज़, वो पॉलिटिक्स को अच्छा बनाती है, लेकिन वो सच न्यूज़ नहीं होती है। तो कहना हाँ। सुन लिया आपने दो खबर, रेप वाली, भाई लोगों जरा सुधर जाओ, ये रेप की खबरें ना बाहर जाती है तो बहुत गड़बड़ करती है, आपकी इमेज खराब भी होती है, और दूसरा भुखमरी वाली, उसके ऊपर भी काम करना है। जी, क्या नाम है आपका? धर्मिका मिस्ट्री। धर्मिका, कहाँ से हैं आप? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी से। वहाँ क्या करती हैं आप? इंग्लिश पावे मैंने। हाँ हाँ, बोलिए चलेगा, हमको समझ में तो आता है। So what do I do? Scientist by trade, but I am now working on other things in still in the scientific realm. तो उन government साथे काम करती छू where I am developing a diagnostics action plan for the country to understand how we can better develop diagnostic technology. What we've seen with coronavirus and things like that, how we can. कोरोना की टेक्नोलॉजी है आपके पास में डायग्नोस करने की? Yeah, well that's what we want to do. इधर तो यार टेंशन बड़ी है कि अगला स्टेज ना आ जाए। अच्छा, कोरोना के साथ बड़ा गजब है, वो एक से बढ़कर एक वेरिएंट निकालते जाता है और वैज्ञानिकों के पास उसकी दवाई नहीं, क्योंकि वेरिएंट ऐसे आ रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, मतलब वो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहा वैज्ञानिकों को। आप पहले वैज्ञानिक दिखे, आपके पास टाइम है कि नहीं उसके बारे में पता लगाने के लिए, भाई कैसे मरेगा ये? Sorry. How to kill corona? Oh, how to kill corona? That's a tough one. You can't kill viruses. I'm a microbiologist by trade, so viruses can't die. They can only be smarter than us, and we can only try and be as smart as them. एक जगह हमको लग रहा था कि आप वैज्ञानिक है, कुछ आप उपाय बताएंगे, आप बोल रहे हैं कि वो रूप बदल सकता है। एनीवे, फिर कोई तो उपाय होगा, सब कुछ तो होगा, फिर भी कैसे भगा दें इसको? कोरोना गो अवे। There is solution, and that's diagnostics. The better we are at finding the disease first, whether it's virus, bacteria, or fungus, whatever it is, we just have to be better as human beings to try and detect earlier, be smart, and look after our communities. And the only way हमसे ज्यादा स्मार्ट है, पर पता है यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगा कैसा लगा कि दिन में आप कुछ भी कर सकते हो, रात में कुछ नहीं कर सकते हो। तो जैसे कोरोना स्मार्ट हो गया, रात को नहीं आएगा, दिन में आएगा। दिन में लोग लॉकडाउन लगा था, बड़ा स्मार्ट है कोरोना। और छुट्टी के दिन लॉकडाउन लग जाता है, इधर छुट्टी के दिन आएगा, बाकी दिन नहीं आएगा, बड़ा गजब है। Yes, I can't speak on behalf of the virus, but कोरोना को खोलेंगे नहीं तो फिर लोग अल्कोहल लेने कहीं से जाएंगे? जब इंडिया में लॉकडाउन खत्म हुआ, पहला लॉकडाउन, उसके नेक्स्ट डे सबसे पहले लोग अल्कोहल लेने के लिए गए, तो तब जाके पता चला कि हमारा इंडिया क्या है। हैं, ये नहीं कि वे बच्चों के दूध लेने गए या फिर मंदिरों में गए या कुछ हुए,
अल्कोहल की लाइन लगी पड़ी थी नेक्स्ट डे पे, तो वो सबने देखा था है। लेकिन पीने वाले कहते हैं हमने इकोनॉमी बचा ली है। नहीं, पीने वाले को तो सारे रीजन अच्छे होते हैं भाई, कोई रीजन खराब नहीं होता पीने के लिए। ये भी एक बहाना था। चाहिए था। लेकिन लेट मी गो बैक, आपने एक भाई से सवाल किया कि चाइना में ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। कल आपने सुना था कि चाइनीज जो फौज लेके आगे बढ़ रही थी, 100 किलोमीटर लगभग अंदर आ गई थी, तब मोदी साहब ने क्या कहा कि उन सबको मिठाई पहुंचाओ, उनको सेफ पैसेज दो, वापस अपने घर चले जाए। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस वी शुड हैव, नॉट यस, इट्स ऑल डिप्लोमेसी। आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी है। हम गुजराती हैं, हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते। महात्मा गांधी जैसे एक चाटा मारे, एक हाँ। गाल पे चाटा मारा, दूसरा आगे कर दो। हाँ हाँ, तीसरा नहीं बताया था। नो, तीसरा ऑप्शन। सो आई मीन दिस इज द वे फॉरवर्ड। और अभी इंडिया इतनी आगे हो गई है दैट वी आर वेरी प्राउड कि अरे ये हमारा इंडिया है। यू नो, ऑल्दो आई वाज बोर्न इन फीजी, बट वो खून तो गुजराती है, इंडियन है। तो बार बार हमको जब भी, जैसे आपने भाई को पूछा, योगेश को पूछा कि आपको जब इंडिया याद आती है तो क्या करते हैं, मेरा तो सिंपल सा सवाल है, जवाब है कि इंडिया याद आती है, टिकट कटाता हूँ, इंडिया चला आता हूँ। हम साल में 2-3 बार तो आते ही हैं। इंडिया का प्लस माइनस दोनों। इन्होंने कहा कि रेप जैसी खबरें उधर टेंशन देती हैं थोड़ा सा इमेज के लिहाज से, आपके हिसाब से क्या? दैट इज सी, वो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बताते हैं जो फॉरेन न्यूज रीडर्स है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी टैकल्ड। और ये ज़्यादा करके हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में हो रही है, नॉट सो मच इन महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तो सुनने में नहीं आता। सो यस, अभी वो उनका सॉल्यूशंस है उनके पास, एंड आई थिंक दे आर ऑन टॉप ऑफ इट। सो नॉट टू वरी, बट येस, ऑन द अदर हैंड लेडीज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कहाँ पे घूमना है। अरे इधर तो बवाल मच जाएगा कपड़े पहनने बोला किसी को तो। यहाँ तो बोलते हैं आपका हाउ डू यू, मतलब हाउ कैन यू डू, आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं और सोच कैसे सकते हैं कि उनके कपड़ों पे ध्यान दें, वो उनकी मर्जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें चालू हो जाती हैं। थोड़ा सा कल्चर पे ध्यान दें। आई मीन वी आर प्रोबेबली द रिचेस्ट इन कल्चर, and if you look down deep down into our culture, we should be very proud of what we have been passed down. I mean, ये बहन को देखिए कितनी सुंदर लग रही है, and she is wearing beautiful. लग ही रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया की है, लग रहा है कि ये अहमदाबादी छोरी हैं, कहीं आसपास रह रही हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन यस, अगर जो आप देखें, सो व्हाई गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दीज रास्कल्स जो ऐसा सोच भी सकते हैं। सिंपल है कि आप अपने में रहे, सही कपड़े पहने, एंड फॉलो आवर कल्चरल रूट्स, फॉलो करें। एक बात मेरे मन में है, हमारे यहाँ बहुत लोग ना, जब एनआरआई की बात आती है तो हम पेपर में पढ़ते रहते हैं रेमिटेंस। लोग सोचते भी ऐसे हैं कि रेमिटेंस बहुत आता है, एनआरआई के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है क्या एनआरआई के पास? देखिए, वहाँ पे मेहनत बहुत करते हैं। जो यहाँ से जाते हैं, मेहनत करके घर पैसे भेजते हैं, बट ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट ईजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए, आपको मैं अगर जो बताऊं कि वहाँ पे उनके हाथ 30,000 रुपए में बता रहा हूँ, पर वीक उनके हाथ आता है। अच्छा। पर वीक। दिस इज एन दी लो एंड। फिजी की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। 30,000 रुपए पर वीक तो उनको हाथ में आता ही आता है, टैक्स कटने के बाद। लेकिन फिर उनका खर्चा भी कुछ 25,000 तक हो जाता है। 5,000 बचता है। 5,000 ही इधर हम वैसे ही सोच रहे हैं कि इतना सारा पैसा लेके बैठे हैं सब। तो ये गलत सोच है आपकी। लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं, और वो 5,000 जो बचता है वो सीधा घर भेज देते हैं। वैसे एनआरआई के बारे में जो सवाल इनसे किया, बहुत पैसा है क्या? लोग सोचते हैं यहाँ पे बहुत पैसा और बहुत भेज रहे हैं, इस तरह का लोगों के दिमाग में है साइकोलॉजी। नहीं, वो इसलिए ना कि भाई जब वो पैसा अगर यहाँ खर्च करो तो ज़्यादा लगता है। तो जो कन्वर्जन रेट होता है, तो यहाँ पर आके शॉपिंग करते हैं, बराबर है, खाना कपड़ा ये वो लेना, तो उस तरह से ये लगता है कि भाई एनआरआई के पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह की ज़िंदगी वहाँ जीना कि भाई जहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प हो, आपके पास ड्राइवर वगैरह हो, वो सब तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेक करो कि भाई पैसे से लाइफस्टाइल मिलती है ना, आप लाइफस्टाइल वहाँ देखो, यहाँ देखो, तो जहाँ यहाँ जब पैसा होता है लोगों के पास,
तो वो अपनी लाइफ को एकदम सुविधापूर्वक बना के रखते हैं ना। वहाँ पर सारा कुछ पैसा होने के बाद भी हम अपना खुद का सारा काम करते हैं। टैक्स तो मुझे लगता है कि टैक्स के मामले में राहत होगी, थोड़ी बहुत तो होगी। नहीं, टैक्स तो वहाँ पर मतलब समझ लो कि इंडिया में अभी अभी जीएसटी और ये टैक्सेशन का शुरू हुआ है, और उसकी वजह से अपने गवर्नमेंट काफ़ी कुछ पैसा जमा करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगा रही है। लेकिन फॉरेन कंट्री आगे इसलिए है क्योंकि उनकी टैक्स सिस्टम काफ़ी अच्छी थी, और आज इंडिया की टैक्स सिस्टम अच्छी हो। सुन लो एक बार, जरूरी सुनना है। यहाँ पर आप बोलते हो सरकार पूरी ले रही है, इधर सुन लीजिए, इधर भी ले रही है सरकार। इसलिए मतलब बेवजह मतलब बहुत अंदर से गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, टैक्स जरूरी रहता है। एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, ऑस्ट्रेलिया में आप रहती हैं, ये जो आपने एथनिक ड्रेस पहनी है वहाँ भी मेकअप वेकअप सब खर्चा खूब होता है आपका? Do I wear that? मेकअप वगैरह और ऑल क्लॉथ का खर्चा वगैरह? Do I don't wear it a lot, to be honest. तो every day नहीं पहनूं. And कपड़ा, I mean, I like old clothes as well. So keeping with the trends is not. I'm not that kind. आपका महीने का एक्सपेंस कितना होता होगा? महीने का मंथली एक्सपेंस? Monthly expense, not much. I have a child, so I am a mother, so I can't just spend freely. I don't spend a lot. I mean, I like to buy as I need. So unnecessary purchase, I don't do. I don't get to wear this stuff all the time. भारतीय लोग सब जगह यही करते हैं, बचा के रखते हैं, ज्यादा खर्चा लेकर ले। ये बात सही है, ये भारतीय लोग सेविंग में विश्वास रखते हैं। You also save. Yes, you have to. You have to. You have to look after yourself, you have to look after your family, and it is an expensive exercise to live in countries like Australia. Even though it seems like it might be much easier, it's actually a lot harder too. You have to pay for a lot of different things. जब यहाँ पर लोग बोलते हैं बहुत सारी महंगाई है, मैं जानना चाहता हूँ आपके देश में कितनी महंगाई है? जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, ये कपड़ा, ये जो शर्ट मान लो जी वहाँ पे कितने रुपए का आएगा ये वाला शर्ट? इसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट $30. $30 ज्यादा नहीं है मतलब। हाँ, यहाँ पर भी इतना ही होगा। आपके हिसाब से ये वाला जो शर्ट है वो वहाँ पे कितने का मिलेगा न्यूजीलैंड में? हाँ, ये हम दोनों न्यूजीलैंड की ही बात कर रहे हैं। $30 इन्होंने जब कहा, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे सारे कपड़े इंडिया से हैं। ओह वेरी गुड। ये एक नॉर्मल शर्ट है, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये कितने रुपए का मिलेगा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो है फैशन इंडस्ट्री जो है वो जब बाहर निकालते कपड़े तो ऑफकोर्स हाई प्राइस रहता है, लेकिन फिर उनका सेल होता है। और फिर अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करो, नॉर्मल कपड़े लेना चाहते हो, तो काफ़ी सस्ते कपड़े मिल सकते हैं वहाँ पर। तो इनफैक्ट इंडिया में जो है कभी कभी कपड़े काफ़ी महंगे हैं। जब मैं शॉपिंग करता हूँ मुंबई में, तो जो शर्ट्स की प्राइस है वो काफ़ी मतलब शॉकिंग प्राइस रहती है। जब वही कपड़े अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लेने जाओ तो हम लोग सेल में लेंगे वैसे नहीं लेंगे, फुल प्राइस वगैरह नहीं लेंगे, बराबर है। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि भाई मुंबई में जो शॉपिंग होती है कपड़ों की इतनी महंगी रहती है, और उससे कम हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कपड़े खरीद सकते हैं। मैं आप मदर हैं, बच्चे की फीस पे कितना खर्चा महीने का होता? मंथली फीस पे, पढ़ाई पे, ये कितना खर्चा? Well, if you include childcare, it's a lot. Kids cost a lot. I guess, Kabani, I don't know, like, what is it? I can't even think. For a lifetime, it's a lifetime commitment. Maybe, $500 a month or something. परसेंटेज सैलरी का कितना परसेंटेज जाता होगा उसमें महीने का? Percentage is lower. Per month, 25,000. Yes. Rupees. Yes. Because you have to think of activities they do weekend ऊपर, but she goes to daycare. तेज इंग्लिश बोली ना, मेरे से स्लिप हो गया। कब बोल दिया आपने पता नहीं चला मुझे। I don't know what he said. Yeah, so it's like the costs add up. But kapra, they grow very quickly at this age. She's 3.5, so it's an expensive exercise. एक चीज जो भारत में आप बदलाव करना चाहते हैं, आपसे भारत में क्या बदलना चाहिए जो आपको लगता है? यहाँ पर आदमी को सफाई रखना चाहिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंडिया। निर्मला सीतारमन जी बहुत खुश हो रही हैं, और कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा, एकदम बहुत छलांग लगाई है। अभी आपके मिनिस्टर साहब आए थे, जयशंकर जी, न्यूजीलैंड के साथ मीटिंग हुआ, बहुत अच्छी हुई। बट जो हम बहुत आस
लगाए हुए थे कि ये ट्रेड फ्री हो जाएगा, तो वो ट्रेड वाली जगह पे जाके रुक गई. सो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ट्रेड फ्री कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया कि न्यूजीलैंड का सामान यहाँ आए और यहाँ से हम, बिकॉज आई बिलीव इन इंडियन प्रोडक्ट्स. इंडिया में तो बदले में कुछ मांगता है, कुछ कंसेशन इंडिया को भी चाहिए. इंडिया को कंसेशन चाहिए. इंडिया को न्यूजीलैंड का सारा ऑल द प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूजीलैंड अभी जो आता है आपके यहाँ ऑलरेडी मिलता है, लेकिन वो महंगा मिलता है क्योंकि इतनी ज़्यादा टैक्स है. अगर ये टैक्स फ्री हो जाए दोनों कंट्री के बीच तो इंडिया को ज़्यादा फायदा है, बिकॉज वी विल बी इम्पोर्टिंग अ लॉट मोर ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इनटू न्यूजीलैंड, और हम भेजेंगे कम बिकॉज वो छोटा देश है. मिनिस्टर साहब जरा सुनिएगा, NRI साहब की बात नोट कर लीजिएगा. एक बात जो बदलना चाहते हैं भारत में आप. यहाँ पर जो सुसाइड रेट होते हैं बच्चों में एजुकेशन के प्रेशर की वजह तो से, आदमी प्यार करता है, प्यार में गम का मारा पटरी पे जा खड़ा हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन बच्चे जो है उनके वो प्रेशर इतना है एग्जाम का कि 10वीं दौरान के SSC एग्जाम में अगर मार्क ज़्यादा नहीं आए और अगर 1-2 मार्क्स से उनका एडमिशन फेल हो गया तो सुसाइड करते हैं. तो पेरेंट्स जो है वो इतने प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि भाई आपको तो 95% लाना ही लाना है, 90% लाना है. तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर वो उस मार्क को नहीं मिल पाए तो उनकी जो करियर प्रोग्रेशन है या एजुकेशन प्रोग्रेशन है वो रुक जाती है किसी हिसाब से. तो ये जो सिस्टम इतना प्रेशर डालती है बच्चों में, सोसाइटी पे, वो पेरेंट्स पे, कि उसकी वजह से काफ़ी बच्चे हर साल रिजल्ट्स आने पर सुसाइड करते हैं. और वो एक गलत चीज़ है क्योंकि लाइफ में जो है सीखना क्लासरूम में भी है और क्लासरूम के बाहर भी है. और एजुकेशन जो है वो सिर्फ मार्क्स से नहीं कह सकते कि ये बच्चा अच्छा पढ़ा में है नहीं पढ़ा है. वो मार्क डिसाइड नहीं करता है. काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइफ में आगे जाके काबिल बनो, क्या था फिल्म का एक डायलॉग था इधर, ऋतिक रोशन ने बोला था, काबिल बनो तो सक्सेस पीछे पीछे आएगी, झक मार के आएगी. बिल्कुल. तो टैलेंट है वो टैलेंट उसी के ऊपर नहीं कि भाई इसका मार्क्स. तो लोग यहाँ पर यही पूछते हैं कि कितना मार्क आया आपके पास, भाई कितना परसेंटेज आपको मिला. ये नहीं पूछेंगे कि पास हुए फेल हुए. और अगर फेल हुए तो उसको सेलिब्रेट नहीं करना है. तो ये जो बच्चे बात बता रहे हैं फेल होने पे सेलिब्रेट, आदमी यहाँ हार्ट फेल हो जाएगा लोगों को उसमें सेलिब्रेट करने लगेगा. तो नहीं, मेरे पापा तो हमेशा, मैं SSC एग्जाम तीन बार फेल हुआ हूँ. हाँ, फिर जाके मैं काफ़ी मतलब एजुकेशन हुआ मेरा और लेक्चरर बना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे. मैं मास्टर लेवल स्टूडेंट्स पे मैंने टीचिंग की है. फेल होने वाले स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिएगा, डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं, इनको देख लो आप, इनकी बात सुन लो. फेल होने के बाद भी आदमी लेक्चरर बन सकता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. और स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम हमेशा ऐसा नहीं कि भाई आप कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई तो आपका लर्निंग करने का प्रोसेस, जो सीखने का प्रोसेस बंद हो गया. स्टूडेंट तो हमेशा लाइफ टाइम तक आप स्टूडेंट ही रहोगे. तो सीखना तो हमेशा सीखते ही रहोगे. जरूरी नहीं है कि भाई SSC एग्जाम या कॉलेज होने के बाद आपका काम खत्म हो गया. तो ये जो सिस्टम है इंडिया में कि भाई हम लोग यहाँ पढ़ो, जॉब ढूंढो, बच्चे करो और फिर अगली जनरेशन को सक्सेस करो. लेकिन जो माइंडसेट है अपना ऐसा डेवलप करे कि भाई हम लोग पूरी जिंदगी तक सीखने वाले हैं. जिंदगी भर सीखना है आपको. एक बात जो बदलना चाहती हैं, यू वांट टू चेंज फ्रॉम इंडिया, एक बात, कोई भी ऐसी चीज. Change. I think more around, I really love Indian hospitality and I think that's always been a big thing and I think it's underrated. I've always come here or I've met people in Australia that have been amazing. I wouldn't want that to change but I'd love to. हॉस्पिटली चेंज करना चाहती हैं, ये बात सही बोल रही हैं. मैं हरियाणा में गया, हरियाणा में मेरठ और हरियाणा आ जाओ, हाँ Hospitality. Sorry. Hospital Australia maybe needs changing. Everywhere needs changing. So जल्दी बोलती हैं आप अंग्रेजी, वो कुछ स्लिप हो जाता है मुझसे. sorry. थोड़ा धीरे, स्लो. That's how I feel. मेरी रेलगाड़ी थोड़ी धीरे जाती है. તમે બોલે ત્યારે મને એવું જ થાય. So sorry. So hospitality meaning warmth and the way that we are as people. I'd rather not talk about what to change because I don't know enough about lots of things in India, but I'd love to just keep that door open because as someone who is non-resident, for me that hospitality, when I've met people, knowing that a Gujarati is around every corner somewhere in the world, is what brings me back to all the people and that connection and my culture and my traditions. So I don't want that to change. That's my piece. मतलब हॉस्पिटलिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए. करेक्ट है ना, मेहमान नवाजी. वैसे हरियाणा और मेरठ के कुछ जगह हैं जहाँ मैं बहुत काम करता रहता हूँ, वहाँ पे कभी आइएगा, आपको पता लगेगा वो चीज़. मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ रहे होंगे आप. आपको कुछ बोलना है जो संदेश भारत के लोगों को. देखिए यहाँ पर
जो मिडिल क्लास अभी जोर से प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन नीचे का जो लो इनकम वाले जो है वो पीछे रह गए। अब इसमें अगर निकलना चाहिए आपको एजुकेशन, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, लड़के को बच्चे को एजुकेट करना पड़ेगा, तब उसमें से निकल पाएंगे, नहीं तो वहीं पर वहीं रुक जाएंगे। क्या है कि दुनिया भर में आप देखेंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पर भी आदमी पुअर बोलते हैं, वो बिलो इनकम लेवल, नहीं लो इनकम लेवल, लेकिन लो इनकम लेवल, दैट मीन्स आपको बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन तभी भी वो उसके पास खाना रहता है, वो ठीक से रहते हैं, ठीक है कम है उसके पास, कम चीज़ खाते हैं, लेकिन वो ठीक रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, सुसाइड नहीं होता, बिकॉज लिटिल यहाँ पे लोग बैगिंग करते हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है। बेगिंग वाला तो रैकेट है, जितने भी आदमी डोनेशन देते हैं, प्लीज डोंट गो दैट वे, उसका रैकेट है। हमने देखा है बहुत, हम दिल्ली में रहे थे 3 साल, हमने सभी जितने स्ट्रीट वाले जो है उसको देख लिया, जेन्युइन भी है, काफी आदमी वो प्रॉब्लम्स होते हैं, बट क्या है वो पॉवर्टी लाइन नीचे हो गया अभी। आप कोई मैसेज? मैसेज में तो सर यही है कि मैं 3 साल यूपी में था बाय द वे, सो आई नो हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स, एंड मोदी साहब जो कर रहे हैं, मेकिंग श्योर एवरीबॉडी इज एजुकेटेड, इज द वे टू गो, और आई थिंक इंडिया इज ऑन द राइट पाथ। लेट्स होप दे स्टिक टू दिस पाथ एंड मेक अस इवन मोर प्राउड। सुन लो भाई लोगों, वो आप बोलते ना कि मोदी जी की पॉलिसी वॉलिसी, ये देखिए एनआरआई क्या बोल रहा है कि मोदी जी का रास्ता सही रास्ता है। आप वो सोशल मीडिया पर करते रहते हैं वो, लेकिन एनआरआई कुछ और बोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। जाते जाते यही कहूँगा, जय जय गर्वी गुजरात। गर्वी गुजरात। आप मैसेज? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि भाई आप अगर मौका मिले तो बाहर घूमने जाओ, जितना भी मौका मिले, क्योंकि एजुकेशन जो है वो तब मिलती है ज़्यादा जब आप घूमो, दूसरे देशों में जाओ, जितना ट्रैवल करो आप, और आपका माइंड जो है वो ओपन होता है, नई चीज़ें देखते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली और देखा कि हर देश में क्या हो रहा है। यहाँ पे तो लोगों ने मैसेज वैसेज करना, सोशल मीडिया सब चालू हो गया था कि कितनी कंट्री घूमते रहते हैं पीएम, लेकिन उसका फायदा मिला बाद में, लोगों ने देखा जगह जगह में लोग फंसे तो उनको उठा के ले आए। बिल्कुल, तो वो उनका तो बनता है कि भाई वो देखे, एक्सपीरियंस करे, उनसे रिलेशन बनाए, और फिर उस रिलेशन से काफ़ी चीज़ें, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी बनती है। लेकिन जो हमारी जो जनता है, 2-3 घंटे रुक गया था बीच में। हाँ, लेकिन हमारी जो मिडिल क्लास है, जिनके पास थोड़े पैसे बन रहे हैं, अगर वो साल में या 2 साल में एक ट्रिप कहीं पर छोटा मोटा यहाँ एशिया में ही कर ले या फिर नज़दीक के देश में चले जाए, तो उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। यंग लोग जो है वो बाहर की दुनिया की चीज़ें सीख के आएंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और वहाँ की जो कल्चर है, मैनरिज्म है, बिजनेस है, या फिर किस तरह की सिक्योरिटी, वो सारा कुछ, या ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो सब कुछ सीख के यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घूमो, मुझे लगता है ये आइडिया आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घूमो। एक मैसेज आपका? एक मैसेज, एवरीवन's બધા એજ્યુકેશન વાત કરતા છે, so for me science, थोड़ा जोर से सुनता हूँ। we've had some interesting communication. Science for me is one of those very powerful education pieces that we can give to people. So doing that degree, and there's a lot of Indian engineers, they're doing amazing things, but I think building their own businesses and bringing that forward and bringing new technology to the world, not just their own country, is what I would love to see more of. Not just going to America and helping the Americans get really good at what they're doing, but building your own. Yes, your own pride. इंजीनियरिंग की बात की, हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग बड़ी गजब है। यहाँ पे ना एक सड़क बनती है, कुछ दिन बाद उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे जाते हैं, गजब की इंजीनियरिंग है यहाँ पे। ऐसा होता है यहाँ पे, फिर सरकार बोलती नहीं जल्दी इसको भरो, फिर वो भर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आ जाते हैं। लेकिन अब सरकार निपटने की कोशिश कर रही है इससे भी। एनीवे, मेरा लास्ट क्वेश्चन है लेकिन आपसे, ये जो मूछ है आप ये ऊपर कैसे करके रखते हैं? देखिए सर, ये ऊपर का माला तो साफ है, जो कुछ है ये है, इसको संभाल कर रखा हुआ हूँ। हाँ, खूब अच्छा देसी गुजराती घी यूज करे, ये ऊपर रहेगा। गुजराती घी, अपना घी। देखिए इन सबके साथ अच्छी बात यह है कि अपनी जड़ों से जुड़े हैं, और जड़ों से जुड़ने वाला कभी ऊपर कितनी हवाएं तेज हों, शाखों से पत्तियां गिर सकती हैं लेकिन पेड़ नहीं गिर सकता। इसलिए तूफानों पे वार करो, हाथों को पतवार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, राहत इंदौरी कह के गए। आप भी देखिए एनआरआई की बात सुनिए। कैमरामैन इमरान के साथ भूपेंद्र सोनी,
TV9।